हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक और आज हम बात करने वाले हैं आईएलटीएस एकेडमिक के स्पीकिंग और राइटिंग के ऊपर। जो मिस्टेक्स स्पीकिंग और राइटिंग में हम कर सकते हैं उन मिस्टेक्स पे हम बात करेंगे। ये सारी वो मिस्टेक्स है जो मैंने ऑलमोस्ट करी है, बाकी मैंने सुनी है, जानी है, रिसर्च करी है। सो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो नहीं लगना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो हो सकता है आप नर्वस हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। ओके, सो ये स्पेशली स्पीकिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस लो है तो भी आपको दिखाना है कि ओके आप कॉन्फिडेंट हो, आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, ये आपका एक बेसिक है जो एग्जामिनर आपको देखेगा कि भैया ये दिखता कैसा है, इसको कॉन्फिडेंस है या नहीं है। उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है जो दिखाए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो है। जैसे आप फिजेट करते हो, कोई पेन हो गई उसका टिक टिक हो गया, या पैर हिला रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो सकती है जो दिखे एग्जामिनर को कि भैया ये बंदा नर्वस है। ठीक है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोच के जवाब दे रहे हो, आप रुक रहे हो जवाब देने के बीच बीच में। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो आपको अपने आप में अच्छी करनी है या अच्छी दिखानी है एटलीस्ट। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट ये है कि आप स्लैंग्स और अब्रीविएशंस यूज़ ना करो। जैसे OMG हो गया, ठीक है, या आई वांना गो हो गया। ऐसी सारी चीज़ें जो है वो आपको नहीं यूज़ करनी। इससे क्या होता है, एग्जामिनर आपको स्कोर कम करता है क्योंकि आप एब्रीविएशंस यूज़ कर रहे हो, आप स्लैंग्स यूज़ कर रहे हो। इट इज़ अ फॉर्मल एग्जामिनेशन। ओके, तो आपको जितना हो सके उतना फॉर्मल रहना है, फॉर्मल बोलना है। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू कैन स्कोर गुड इन स्पीकिंग टेस्ट। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, जब हम फिलर वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे वॉट एवर जो भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जब हम नॉर्मल बात करते हैं बीच बीच में हम फिलर वर्ड्स यूज़ करते हैं। जब मैं आपसे बात करता हूँ तभी भी बीच बीच में कहीं पे हॉल्ट लेता हूँ, सोचता हूँ, वहाँ पे जो फिलर वर्ड्स आते हैं वो नेचुरल लगता है। अगर नेचुरल लगने वाले फिलर वर्ड्स आए तो इट्स ओके। ठीक है, एग्जामिनर को वो इनफैक्ट वो आपको अच्छा स्कोर देगा कि बंदा नेचुरल फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहा है रादर देन चुप हो रहा है। डेड एयर करके कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। डेड एयर तब होता है जब आप कुछ बात करने के बीच में रुक जाते हो और देयर इज साइलेंस। ओके, तो डेड एयर नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू स्टक समवेयर, ठीक है, आप फिलर वर्ड्स यूज़ करो, दैट इज़ फाइन, बट वो नेचुरल होना चाहिए, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। फोर्स्ड होगा तो ये दिखेगा कि आप सोच सोच के बोल रहे हो, यू आर नॉट इन अ फ्लुएंट कॉन्वर्जेशन। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये आपको ध्यान रखना है। और जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है वो ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक्स होती है जो हम हर कोई करता है क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है नहीं। सो ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक्स ऐसी हो सकती है, आप बोल दो आई माई सेल्फ प्रतीक गदानी। ओके, तो ये टेक्निकली इंग्लिश के हिसाब से इनकरेक्ट है। आपको ये नहीं बोलना आई माई सेल्फ प्रतीक गदानी जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या सिमिलर ग्रामर मिस्टेक्स होती है। आप सीधा बोल सकते हो माई नेम इज़ प्रतीक गदानी, आई एम प्रतीक गदानी। ठीक है, तो आपको जो भी है, मतलब प्रतीक गदानी मत बोलना, आपका नाम बोलना। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी अगर आपको नहीं आता। लास्ट एक पॉइंट आता है स्पीकिंग के इसमें, जब आपको सेकंड पार्ट होता है स्पीकिंग का, उसमें एक टॉपिक दिया गया होता है और आपको 1-2 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें वो बोलते हैं कि आप टॉपिक के लिए आपको चाहिए तो कोई नोट्स बना। तो उसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स ये होती है कि हम पूरी नोट्स लिखने जाते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ लिखने होते हैं पॉइंटर्स। अगर हम सिर्फ पॉइंटर्स लिखेंगे तो हमको पता है हमें क्या बोलना है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है बोलने के लिए, उसके अराउंड हमको बस चीज़ें गैदर करके बोलना है। ठीक है, बट अगर आप पूरी चीज़ें लिखने जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। यू कैन टेक 3-4-5 मिनट्स राइट डाउन द लाइन। आपको 1 या 2 मिनट के अंदर आपको उनको बोलना है ओके आई एम रेडी, वी कैन स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि जो टॉपिक बोला उसके ऊपर आप बोलिए। बट आप अगर पूरा लिखने जाओगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपके पास बोलने के लिए टॉपिक कम होंगे और आप पूरा 1 मिनट 2 मिनट जितना भी वो चाहते हैं वो लोग कि आप बोलो, वो आप नहीं बोल पाओगे। सो दैट विल अगेन हैम्पर योर स्कोर। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप पॉइंटर्स लिखे, खाली आपको बोलना अगर 10 चीज़ें हैं तो आप 10 पॉइंटर्स लिखे। 10 नहीं बोल पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बोल पाओगे, थोड़ा एलैबोरेट करके। सो आप उसको पॉइंट्स में लिखिए और उतना ही बोलिए जितना आपको बोलना है। पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं, उतना ही लिखिए जिससे आपको समझे कि मेरे को ये पॉइंट्स बोलने हैं। ओके, और एक लास्ट चीज़ ये है, ये बस एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप
इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो बचपन में, स्कूल में, ठीक है, आपका स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुआ है, तो स्पीकिंग आपके लिए रिलेटिवली ईजी होगा, ठीक है। बस इतना है कि आपको जो आप नॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्जेसन करते हो उस तरीके से करनी है। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हो देन इट माइट बी बिट डिफ़िकल्ट, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रेपरेशन करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट, ठीक है। आप प्रिपेयर करोगे, भाई किसी से दोस्तों से इंग्लिश में बात करोगे तो आपका स्पीकिंग नॉर्मल हो जाएगा। एक बार फ्लुएंट हो गया थोड़ा सा तो आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। मेन चीज़, एग्ज़ाम तभी देने जाओ जब आपका ऑलरेडी इंग्लिश आपको लगता है बेटर है, यू कैन स्पीक, यू कैन स्कोर 7 बैंड्स ईजिली। 7 bands is the minimum requirement for almost everything, whether you want to go for study, you want to go for PR, 7 bands की requirement generally होती है। 7 बैंड्स लाने ईजी है, 7 बैंड्स लाओगे तो आपका ओवरऑल स्कोर में अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अब तक अगर आपने वीडियो देखी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से कोई वैल्यू मिली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पे कमेंट करके आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं सारी क्वेरीज पे रिप्लाई कर, सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ। तो जितनी भी आपको अगर कोई क्वेरीज है इसके बारे में तो पूछिए। अगर बहुत सारे लोगों को सेम क्वेरी होगी तो वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना वीडियो के साथ इंटरैक्ट करेंगे यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो का कंटेंट अच्छा है, तो यूट्यूब इसे प्रमोट करेगा। अदरवाइज़ ये वीडियो पड़ी रहेगी और कोई देखेगा नहीं। सो हो सकता है किसी को जेन्युइनली इसकी ज़रूरत हो इन सारे इन्फॉर्मेशन की और उसे ना मिल पाए, क्योंकि आपने वीडियो देख के उसके साथ इंटरैक्ट नहीं किया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राइटिंग के ऊपर जाते हैं। सो अब हम जाते हैं राइटिंग के ऊपर। राइटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि राइटिंग में आपको 2 पार्ट्स होते हैं। एकेडमिक राइटिंग हो या जनरल राइटिंग हो, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें आपको कोई एक डायग्राम या कोई ग्राफ या कुछ दिया होगा जिसको आपको डिस्क्राइब करना है, उसके कुछ पॉइंटर्स होते हैं, वो सारे आपको समझने हैं और उस बेसिस पे आपको लिखना है। जो सेकंड पार्ट होता है वो एक ऐसे राइटिंग होती है जिसमें आपको बड़ा लिखना होता है, ठीक है। 2500 वर्ड्स का ऐसे, फर्स्ट वाले का 1500 वर्ड्स होता है। सो रिलेटिवली इजी होता है, कम टाइम लेना चाहिए और वो रिलेटिवली इजी होता है, कम टाइम लेना चाहिए और आपको उसमें अपना टाइम इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप फर्स्ट वाले को कम टाइम दे रहे हो, सेकंड वाले को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। स्टैंडर्ड जब आप कहीं भी सर्च करोगे आपको ये बोला जाएगा फर्स्ट वाले को 20 मिनट्स दो, सेकंड वाले को 40 मिनट्स दो। 60 मिनट्स का एग्जाम होता है, उसमें से आप इस तरीके से अगर पार्ट करोगे तो आपके पास सेकेंड वाले के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा, सेकेंड वाले का वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है राइटिंग में जो आपको हर जगह से मिलेगी, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, अगला पॉइंट ये है कि जब आप इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हो राइटिंग में तो वो आपका पॉइंट्स इम्पैक्ट कर सकता है। आपको इनफॉर्मल इंग्लिश नहीं यूज़ करनी, आपको फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करनी, क्योंकि वो फॉर्मल एग्जामिनेशन है। सिमिलर टू स्पीकिंग, आपको स्लैंग्स नहीं यूज़ करने, आपको एब्रीविएशंस नहीं यूज़ करने, आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करने। अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, जब आप बोलते हो इट्स हो गया, हैज़न्ट हो गया, डोंट हो गया, ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जहाँ हम एपोस्ट्रोफी टी लगाते हैं, तो ये नहीं यूज़ करना है, आपको पूरा लिखना है। इट इज़, डू नॉट, ठीक है। तो अगर आप पूरा लिखोगे तो आपके स्कोर आने के चांस ज़्यादा, बेटर स्कोर आने के चांसेस ज़्यादा है रादर देन यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस, जो आइडली कैजुअल इंग्लिश में या ऑफिस में जब हम करते हैं तो वो चल जाता है, बट ये एक बहुत फॉर्मल एग्जामिनेशन है जिसमें वो इन सारी चीज़ों पे मार्क्स काटते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ ना करो, स्लैंग्स यूज़ ना करो, अब्रीविएशंस यूज़ ना करो। ओके, उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है राइटिंग में, उसमें जनरली एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें या तो आपके ओपिनियंस पूछे जाते हैं या तो नहीं पूछे जाते। अब इसमें मिस्टेक्स क्या होती है, जहाँ पे हमने इतनी प्रैक्टिस करी राइटिंग के लिए, ठीक है, और हमने इतने वीडियोस देखे और हमने इतना मटेरियल ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन रिसर्च किया, हमें पता चला कि हमें सेकेंड पार्ट में ओपिनियन देना है। अब हम ओपिनियन दे के आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ओपिनियन मांगा भी नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आपका ओपिनियन मांगा है या नहीं मांगा है। अगर आपको ओपिनियन मांगा है तो ओपिनियन दीजिए, नहीं मांगा है तो मत दीजिए। आप अगर ओपिनियन मांगा है तो लास्ट पैराग्राफ में आपको ओपिनियन आएगा, नहीं मांगा है तो कंक्लूजन आएगा, ठीक है। सो ये आप अपने दिमाग में डाल दीजिए, ओपिनियंस हर ऐसे में देना नहीं ज़रूरी है। अगर ना, जहाँ पे नहीं मांगा वहाँ पे दिया तो मार्क्स काटेंगे, जहाँ पे मांगा है नहीं दिया तो मार्क्स काटेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिस पे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं वो है वर्ड्स को रिपीट करना। हमें वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है, जितने हो सके हमें अलग अलग वर्ड्स यूज़ करना है, चाहे वो सिमिलर हो, चाहे वो सेम उसका मतलब हो, बट उसे यूज़ अलग अलग करना है। आप एक वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार रिपीट कर लो या 3 बार रिपीट लो मैक्स,
उससे ज़्यादा रिपीट मत करो, उससे ज़्यादा रिपीट करोगे तो आपका मार्क्स कटने का चांसेस है। ओके, अब एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे सेम मीनिंग बट अलग अलग वर्ड्स या सिमिलर मीनिंग बट अलग अलग वर्ड्स। पहला हो गया प्लीज़ हो गया, जिसके बदले में आप अपोलोजाइज यूज़ कर सकते हो, अपोलॉजीज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर वैसे आप वर्ड्स ढूंढिए जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे वर्ड्स आप सर्च कर लीजिए या वैसे वर्ड्स को आप वैसे वर्ड सोच लीजिए। ठीक है, ताकि आप जब लिखो तो आपको वो सारे वर्ड्स पता हो। अब जैसे एक बहुत कॉमन वर्ड है, जब भी आप कोई रिसर्च करोगे तो आपको मिलेगा इंग्लिश के वोकेबलरी के अच्छे अच्छे वर्ड्स जो राइटिंग में यूज़ कर सको। उसमें एक नंबर 1 वर्ड आता है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा। ओके, तो इसे हम क्या करते हैं, एक बार यूज़ कर देंगे, फिर जब भी हमें लिखना होगा मैनी या बहुत सारा, ओके, इन इंग्लिश जब भी हमें लिखना होगा तो हम प्लेथोरा यूज़ कर लेंगे। ओके, विच इज़ फाइन अप टू सर्टेन एक्सटेंट, बट उससे आगे जाके वो रिपीटेटिव हो जाएगा और रिपीटेटिव होने के कारण आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो सिंपल ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो ग्रामेटिकल एरर्स को हमें ध्यान रखना है। ग्रामेटिकल एरर्स कम हो उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने कम ग्रामेटिकल एरर्स होंगे उतने कम मार्क्स कटेंगे। स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एरर्स ये दो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको ओवरकम कर सकते हो। तो जब आप ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे। अब राइटिंग में 6 तक लाना ईजी हो जाता है, लेकिन 6 के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने भी जब भी दिया राइटिंग मेरे को भी 6 ही आए। मैंने इससे पहले भी जनरल दिया था, तभी भी मेरे को 6 आए थे। एकेडमिक में भी मेरे को 6 आए। मैंने सारा जो मैंने आपको बोला है ऑलमोस्ट उसमें से ट्राई किया था कि मैं यूज़ करूँ, बट मैं सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ। जब मैं बैठ के ढूंढ रहा था कि मेरी क्या क्या गलती हुई, तब मेरे को ये पॉइंट्स दिखे कि मैंने कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ किए थे, मैंने वो प्लेथोरा वर्ड यूज़ किया था, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको बाद में समझ में आती है और तब हमारी गलती हो जाती है। बट जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर हम प्रैक्टिस में इसे इंक्लूड कर देंगे तो हमारी मिस्टेक्स कम हो जाएगी। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू डोंट हैव एनी कोई कोई बंदा नहीं बैठा जो आपकी राइटिंग के पेपर्स चेक करेगा, राइट। सो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आप लिख तो लोगे बट यू डोंट नो व्हाट यूर राइटिंग। आपने सही लिखा है, आपने गलत लिखा है, आपको नहीं पता। ओके, सो इसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास जो कोई ऐसा बंदा है जो बहुत अच्छा है राइटिंग में, या जो राइटर है, या जिसको नॉलेज है, आईएलटीएस के एग्जामिनेशन का चेकर है, कोई ऐसा पहचान वाला है तो आप उससे चेक करवाइए। अगर जो वो चेक करके आपको दे रहा है, आपको फीडबैक दे सकता है आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, कहाँ पे सही कर रहे हो, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आपके ऐसा कोई बंदा नहीं है तो आपके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आप ऑनलाइन जाइए, आप सर्च कीजिए ऑनलाइन आईएलटीएस राइटिंग चेक। ठीक है, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ पेड होंगे कुछ फ्री होंगे। फ्री वाला सर्च कीजिए और उस पर आप आपका राइटिंग का टॉपिक और पैराग्राफ, आपको टॉपिक बहुत सारे उसमें मिल सकते हैं या आप खुद से भी दे सकते हो, और जो आपने आंसर लिखना है वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो कहीं और लिख के, एनी हाउ यू प्रेफर। ठीक है, पेन पे भी लिखा है तो फिर आप मतलब पेन पेपर से लिखा है तो आप वापस वहाँ पे टाइप आउट कर सकते हो या ऑनलाइन ही ट्राई कर सकते हो। आई मीन डिजिटली लिखने की ट्राई कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपको वो बताएगा आपका जो सारे पॉइंटर्स होते हैं राइटिंग में, जहाँ पे वो लोग मार्क्स देते हैं, जैसे लेक्सिकल रिसोर्स हो गया, कोहेसिवनेस हो गया। ठीक है, ये सारे जो पॉइंटर्स है ये है ऑलरेडी आईएलटीएस राइटिंग की चेकिंग में। तो आपको बस वो पॉइंटर्स के बेसिस पे वो दिखाएगा कि आपने जो लिखा है वो उससे मैच कितना कर रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको कितना स्कोर आने के चांसेस है। हो सकता है वो आपको बोले आपके 9 आने के चांसेस है, बट रियल एग्जाम में नॉट नेसेसरली आपको 9 आएंगे, हो सकता है आपको 6 आए, 7 आए। ठीक है, बट एटलीस्ट आपको जनरल आइडिया मिलेगा। अगर जो आपका स्कोर बहुत ख़राब है उसमें तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट आप आपका जो उसमें जो एरर्स का वो फीडबैक देता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि भले आपके 8 आ जाए, 7.5 आ जाए, 9 भी आ जाए, बट कहीं ना कुछ तो मिसिंग होगा जिसका फीडबैक वो देगा। तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो ताकि जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन के लिए जाओ तो आपका जो स्कोर्स है वो अच्छे आए। और अगेन लाइक ऑल माय वीडियोस ऑन आईएलटीएस
आप एग्ज़ाम के लिए तभी जाओ जब आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो। ओके गाइस, सो ये हमारी आईएलटीएस की जो पूरी सीरीज़ है उसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद आईएलटीएस पे कोई वीडियो नहीं आएगा। उसके बाद जो वीडियो आएगा वो आप कनाडा की कॉलेजेस में किस तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हो, किस तरीके से फ़ीस पे कर सकते हो, किस तरह से जीआईसी पे करना है, किस तरीके से जीआईसी के लिए अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ों पे वीडियोस आएगा। सो देयर मे बी मेनी मोर वीडियोस दैट कम ऑन रिलेटेड टॉपिक्स टू कनाडा। सो अगर आपको उसके अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, चैनल वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और हमारा जो चैनल के बाकी सारे वीडियोस है वो भी लोगों तक पहुँचे ताकि लोग उसे देख के अपना जो आईएलटीएस का रेटिंग है, स्कोर है, वो इम्प्रूव कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, नहीं लगी है तो भी कमेंट में जाके बताइए ऑन व्हाट थिंग्स कैन आई इम्प्रूव, ताकि मैं अपनी जो कंटेंट क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव कर सकूँ। आई नो देयर आर मेनी वीडियोस आउट देयर, इसलिए मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है जितना हो सके। बाकी थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करके बताया ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड आईएलटीएस एग्जामिनेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।